हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं के राज और आप देख रहे हैं अपना मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। अपना ट्यूटोरियल हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में लगातार पढ़ते जा रहे हैं और मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोग का नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, जरा इसको पहले इमेज से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इमेज पर बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, कह रहा है कि द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये इंटरफेस है, यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। तो जब लाइट रे यहाँ पर रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा था, ये नॉर्मल की ओर झुक जा रहा है, ठीक है, यानी बेंड कर जा रहा है। इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने लिखा भी है। आप देखिए, मैं आपको फुल डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसका नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने का एक ही रीजन है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका स्पीड वेरी कर जाता है, इसलिए लाइट या तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा या उससे दूर चला जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन टाइप मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड चेंज कर जाता है, वेरी कर जाता है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी लिखा है व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, और रेयर से अगर डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए पहला जो लॉ है वो कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट लाइज इन अ सिंगल प्लेन, है ना। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट लाइज इन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में होगा, जैसा कि आप रिफ्लेक्शन में देखे थे, यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है। और दूसरा है स्नेल्स लॉ, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर फॉर एनी टू मीडियम इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। किसी भी दो मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग कह रहे हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर से मैंने उसको रिपीट किया यहाँ पर, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट लाइज इन अ सिंगल प्लेन। और स्नेल्स लॉ में है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, यहाँ साइन पढ़ेंगे इसमें, ये नहीं है ना, साइन आर फॉर एनी टू मीडियम इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू एन और इक्वल्स टू 1n2, इसका मतलब है इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जनरली n से डिनोट करते हैं या हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 1n2 है इसको आप कह सकते हैं 1n2, अदरवाइज 1 μ2 भी कह सकते हैं, जनरली कभी कभी हम लोग म्यू भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n1 क्या है, तो n1 कह रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है और n2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो n1 और n2 आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसको देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये n का मतलब 1n2 को हम लोग लिख सकते हैं n2 बाय n1, n2 बाय n1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया n2 रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 और n1 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है ना। और 1n2 को हम लोग कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, मतलब 2 का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बाय द वे यहाँ पर हम लोग जैसे NAG कह दें यहाँ पर, इसका मतलब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आप यहाँ पर कहते हैं NAW तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप समझ गए, इसमें कोई खास बात तो था नहीं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एनी मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू c बाय v, और c क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको याद होगा।
और v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड है। इसी दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको निकालने के लिए कह रहा है किसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कितना 3/2 दिया हुआ है, और लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप तो जानते हैं वैक्यूम में होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी अभी देखे हैं क्या क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, n दिया हुआ है, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, n दिया हुआ है आपको यहाँ पर किसी मीडियम का जिसका वैल्यू है 3/2। ठीक है ना, और हम लोग जानते हैं c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में होता है उसको हम लोग c से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं, सिंस n = c/v है ना, तो आपको तो v निकालना है। देयरफॉर v = क्या हो जाएगा c/n, और c का वैल्यू है 3 × 10⁸ और n का वैल्यू हो गया 3/2। ये 3 कैंसिल हो गया तो v = हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मैं आपको बता दूं कि 3/2 जो जनरली वो हम लोग किसके लिए लेते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। तो ग्लास में लाइट का स्पीड क्या हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर गया। समझ रहे हैं, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड वेरी करेगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है क्या है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर बना सकते हैं जल्दी से बना लीजिए, अदरवाइज मैं ही बना दे रहा हूँ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ आपको, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो वाटर का दिया हुआ है, और ये है 4/3। वाटर का कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। और लाइट का स्पीड तो आप जानते हैं c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला पे, सिंस n = क्या जानते हैं हम लोग c/v, तो यहाँ पर v = क्या हो जाएगा c/n, और ये n जो है वो वाटर का है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, c = हो गया 3 × 10⁸, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका निकल गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अभी हम लोग बात किए थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसको है, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड और मीडियम में लाइट के स्पीड के रेशियो को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात करें तो कह रहा है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी टू मीडियम, किसी भी दो मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम लोग 1n2 से डिनोट करेंगे, यानी n2/n1। ठीक है, अगर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें तो फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। स्नेल्स लॉ से अगर हम लोग बात करें तो sin i/sin r इक्वल्स टू, हम लोग कांस्टेंट जान रहे हैं, कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं क्या, म्यू। इसको हम लोग कहते हैं 1 म्यू। हाँ, अभी देखिए मैंने म्यू कहा, आप इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली हम लोग n से ही डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में n है, हम लोग म्यू भी लेते हैं बहुत जगह पर, इसलिए म्यू आ गया था। ठीक है ना, तो चलिए n ले लेते हैं n, और इसको 1n2 लिख सकते हैं, यानी n2/n1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट हम लोग पीछे भी देखा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। sin i/sin r के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया n2/n1। ठीक है, और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, c/v2, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग c/v1। c कैंसिल हो गया तो ये हो गया v1/v2। और आपको बता दूं v को लिख सकते हैं हम लोग n लैम्डा। ठीक है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो n यहाँ λ1 करते हैं और यहाँ पर n/λ2 करते हैं। ये n कैंसिल हो गया। n क्यों कैंसिल हो गया, अच्छा n सेम क्यों है,
क्यों है सेम? तो देखिए इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है ना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज्ड। जो अनचेंज्ड होता है तो वह है फ्रीक्वेंसी। लाइट का फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करेगा। यानी इस फॉर्मूला को अगर हम लोग सजा के लिखें तो देखिए हम लोग कह सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा n2 बाय n1, इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं v1 बाय v2, और इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ये फॉर्मूला हो गया और इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, या अगला स्लाइड लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ही है हमारा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल मस्ट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास सो दैट इट इज रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। यानी किस एंगल पर लाइट इंसिडेंट करेगा कि वो कितना एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाए, 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। गिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोग का एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये देखिए ग्लास स्लैब है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट रे फॉल कर रहा है, तो लाइट रे फॉल कर रहा है ना। तो ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए इंसिडेंट रे है ना, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं आई और इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, आर। तो आपको आई निकालना है, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर 30 डिग्री दिया हुआ है, आई आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जस्ट पीछे जाके देखते हैं फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, देखिए तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू n2 बाई n1, यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि ये एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NA कह देते हैं और यहाँ पर NG कह देते हैं, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला देखें हम लोग, n2 बाय n1। तो n2 को हम लोग कह देते हैं NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, और n1 को हम लोग कह देते हैं NA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। देखिए एक बात समझना पड़ेगा आपको कि जिस मीडियम में लाइट पहले होता है उसको हम लोग फर्स्ट मीडियम कहेंगे। तो यहाँ पर लाइट एयर में पहले, तो एयर फर्स्ट मीडियम है, बाद में ग्लास में जाता है, ग्लास हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड मीडियम, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन आई, पहले साइन आई निकालते हैं। तो साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल्स टू हो जाएगा NG साइन आर, और आपको पता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो होता है 1, है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। हम आपको एक चार्ट दे देंगे, और साइन आई का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो NG का वैल्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो 1.5 ये हो गया हम लोग का, सॉरी ये हो गया हम लोग का 1.5, और साइन आर का वैल्यू क्या अगर बात करें, साइन 30 डिग्री हम लोग का, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये तो 1 ही हो गया है नीचे। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ना। साइन आई इक्वल्स हो गया 1.5 इंटू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, यानी 1.5/2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75 है ना। तो आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर यहाँ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप जो वैल्यू जानते हैं वो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, 120 के लिए, 135 के लिए, 150 के लिए और 180 के लिए जानते हैं, जो आपकी ज़ुबान पर रहता है, होठों पे रहता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे एंगल्स को आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप आंसर यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको चार्ट दिया है तो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, और ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, और वो है कि if refractive index of glass with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3, find the refractive index of glass with respect to water, ठीक है ना। देखिए क्या क्या दिया हुआ, पहले मैं उसको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एन जी दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इसको दिया हुआ कितना 3/2 है ना। आप जानते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं एन जी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़िया से आप समझना चाहें तो इसको क्या लिखते हैं, एन जी बाय एन ए लिखते हैं, और एन जी तो दिया हुआ है आपको, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1, तो फिर इतना क्यों करने की आवश्यकता है, एन जी आपको दिया हुआ कितना 3/2 है ना। मैं एक बार फिर फ्रेश कर दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है कितना 3/2 दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है कितना, वो 4/3 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का निकालना है। जिसको निकालना है ना उसको आप ऊपर रखिए, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर को आप लेफ्ट साइड रखिए। ये ऊपर नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जिसको निकालना है उसको राइट साइड रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में दे रहा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे। ग्लास का रद्द यहाँ रखिए, आप इसको WNG ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको WNG ऐसे भी बहुत जगह लिखा रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम लोग शुरू से ऐसा लिखते हैं तो ऐसा ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए जब फॉर्मूला हम लोग देखे थे 1n2, तो ये फॉर्मूला हो गया था n2/n1, यही ना हुआ था। तो जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं WNG, तो ये हो जाएगा NG/NW, ठीक है। और NG का जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो है कितना 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो है 4/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 9/8 हो जाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सपोज करिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम चेंज कर दे रहे हैं, आपको निकालना है वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो आपको NW/NG लिखना है। NW कितना हो गया 4/3 और NG कितना है 3/2 है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया 8/9, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा आ गया, ठीक है। तो यही था हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग, और ये हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए ग्लास स्लैब देख रहे हैं आप, यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको NA कह दीजिए, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग NA कह रहे हैं, NA कह रहे हैं, और ग्लास का जो है उसको हम लोग NG कह रहे हैं, ठीक है क्या। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर लिए हैं, तो आप मार्क कर दिए हैं, पता चल रहा है आपको, ये N डैश है, ठीक है, और ये I1 है, और ये क्या है R1 है, R1 है, ठीक है ना, ये I1 है और ये R1 है, और ये I2 है, और ये क्या है R2। आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको जगह दे रहा हूँ। ये देखिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा I1 - R1, ये वाला एंगल हो जाएगा I1 - R1, I1 - R1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को देखना होगा यहाँ पर कि ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और इसको हम लोग इमर्जेंट रे कह रहे हैं। ये जो ODAS-GH जो है वो क्या हो गया इमर्जेंट रे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो फिर क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता, यानी ये लाइट रे सीधे निकल जाता इस डायरेक्शन में। लेकिन ग्लास स्लैब के होने की वजह से ये देखिए अपने लाइन से थोड़ा सा शिफ्ट कर गया इसको, और ऐसे शिफ्ट को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, ठीक है क्या, यानी वो भी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, है ना। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से आपका ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है वो T है, ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो T हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट पॉइंट O, या कहते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन के लिए बात करें, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए बात करते हैं साइन आई के प्लेस पे क्या कहते हैं I1 बाय साइन R के प्लेस पे कह रहे हैं क्या R1, साइन R1 इक्वल्स टू हो जाएगा μ2 N2/N1 होता है। तो N2 ये देखिए ये हमारा N2 है,
ये अगर आप समझना चाहें तो हम इसको यहाँ पर रिमार्क कर दे रहे हैं कि ये हमारा N2 है और ये हमारा N1 है, ठीक है ना। क्योंकि लाइट जहाँ पहले रहेगा वो फर्स्ट मीडियम, जहाँ बाद में जाएगा वो सेकंड मीडियम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट हमारा फर्स्ट मीडियम यानी एयर में है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं N2 के जगह Ng कह दीजिए और N1 के प्लेस पर N एयर कह दीजिए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दिए हम लोग, है ना। अब देखिए 4 सेकेंड रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। लाइट पहले कहाँ था, तो पहले ग्लास में है, उसके बाद फिर से एयर में निकल रहा है। ये जो आपका यहाँ पर है, यहाँ ये फिर से एयर है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो है ये फिर से हम लोग का क्या है, एयर है, एयर में है, ठीक है ना। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग का इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ इमरजेंस कह दीजिए यहाँ पर R2 है, ठीक है। अच्छा ये I1 है तो ये I2 हम लोग लिखे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन R1 और I2 ये दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए फिर से हम लोग बात कर रहे हैं साइन I, तो साइन I के प्लेस पे हम लोग कह देंगे क्या, I2, ठीक है, बाय साइन R, तो साइन R के प्लेस पे हम लोग कह देंगे क्या, R2 इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले फर्स्ट मीडियम ग्लास है, सेकेंड मीडियम एयर है, तो सेकेंड मीडियम एयर बाय ग्लास, है ना। और अगर हम लोग कह दें कि सिंस R1 इक्वल्स टू I2, सिंस R1 इक्वल्स टू I2, ठीक है, तो जहाँ पर R1 I2 है वहाँ पर हम लोग R1 रख सकते हैं, I2 की जगह हम लोग R1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर साइन I2 के प्लेस पर R1 कह दीजिए बाय साइन क्या हो गया, साइन R2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू है NA बाय NG, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है, NG बाय NA है, तो इसको उलट देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो साइन R1 बाय साइन R2 इक्वल्स टू कह देंगे हम लोग NG बाय NA, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। और देखिए जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन R1 बाय साइन R2, साइन उलट दिए थे, नहीं उल्टे, इधर तो उलट दिए, इधर नहीं उलट पाए थे, R2 बाय R1 गई इसको, ये R2 है और ये R1 है, ये R1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन R2 बाय क्या हो गया, साइन R1, ठीक है ना, साइन R1 कैंसिल हो गया, तो साइन I1 इक्वल्स टू हो गया साइन R2, ठीक है, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू हो गया R2, ठीक है ना। तो ये I1 R2 के इक्वल प्रूफ होने का मतलब है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल है, ठीक है। और जब ये पैरेलल हम लोग प्रूव कर दिए ना तो हम लोग को लैटरल शिफ्ट निकालना है, तो लैटरल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में लैटरल शिफ्ट निकालने के लिए। देखिए लैटरल शिफ्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ओ डैश, इसका कुछ नाम दे रहे हैं, इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग, सपोज कुछ भी M तो है यहाँ पर, ओ डैश, P ले लेते हैं ना, PQRS सब कुछ है, A ले लिया, चलिए A, ठीक है, ओ डैश A, ट्रायंगल ओ डैश A में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन I1 माइनस R1 इक्वल्स हो जाएगा P बाय H, P हो गया X और H हो गया ओ डैश, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग को आगे पीछे करते रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल ओ डैश A में बात कर रहे हैं
तो साइन I1 माइनस R1 इक्वल्स टू हो जाएगा P बाय एच। P कौन हो गया, O डैश A, P हो गया O डैश A बाय एच हो गया O डैश, ठीक है ना। साइन I1 माइनस R1 आपको मालूम है, यहाँ से हम लोग निकालें, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा और लिखें तो ओ डैश को हम लोग ओ डैश ए को एक्स बोल रहे हैं, बाय ओ डैश कह दीजिए, और आपको लेटरल शिफ्ट निकालना है ना, तो एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ओ डैश साइन I1 माइनस R1, साइन I1 माइनस R1, ठीक है ना, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग को ओ डैश अगर मालूम हो जाए तो फिर हम लोग का लेटरल शिफ्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लेटरल शिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ एन डैश ओ डैश में चलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ओ एन डैश ओ डैश में चल रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो हमको टी मालूम है, यानी इस ट्रायंगल के अनुसार बी मालूम है और एच निकालना है, तो कॉस का रिलेशन लेना होगा, कॉस R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस R1 इक्वल्स टू बी बाय एच, यानी ओ एन डैश बाय ओ डैश, ओ एन डैश बाय ओ डैश, और ओ डैश आपको निकालना है, तो ओ एन डैश बाय कॉस R1, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो ओ डैश निकालना है, ओ एन डैश है कितना, ओ एन डैश का वैल्यू टी है, तो ओ एन डैश का वैल्यू टी है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ओ डैश इक्वल्स टू टी बाय कॉस R1, और चलिए ओ डैश का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा टी बाय कॉस R1, और यहाँ पर साइन I1 माइनस R1, यही हो गया हम लोग का लेटरल शिफ्ट, ठीक है ना। तो लेटरल शिफ्ट किसको कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, लेटरल शिफ्ट किसको कहते हैं। अगर आपको इसको डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन कहता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट रे आया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया, नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, क्योंकि रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर जब सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रहा है, ये रेयर में जा रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल्स टू NG बाय NA सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का कह छोड़ दिए। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए बात करें फिर से साइन I बाय साइन R, तो I की जगह I2, R की जगह क्या R2 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, तो वो हम लोगों का है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है NA, एयर, फिर से क्योंकि चारों साइड एयर है, बीच में ग्लास है, ठीक है ना। तो सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, तो NA बाय NG, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि R1 और I2 ये अल्टरनेट एंगल है, तो R1 इक्वल्स टू I2 कह दिए, अल्टरनेट एंगल है ना, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल है ये, है ना, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो साइन I2 की जगह R1 रख दिए, बाई साइन R2 इक्वल्स टू NA बाई NG, इसको उलट दिए, तो यह साइन R2 बाय हो गया साइन R1, है ना, इक्वल्स टू NG बाय NA, और इक्वेशन 1 एंड 2 से जब राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, सेम ही है तो कैंसिल ही हो गया ना। तो साइन I1 इक्वल्स टू साइन I1 इक्वल्स टू R2, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। जब इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाता है तब आप लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से लेटरल शिफ्ट निकाला है, तो लेटरल शिफ्ट इक्वल्स टू हो गया OA ट्रायंगल में, तो साइन I माइनस R1 देख सकते हैं, साइन I1 माइनस R1 इक्वल्स टू क्या होगा, P बाय एच, यानी O डैश A बाय O बाय O डैश, इसको X बाय O डैश कह देते हैं, तो X निकालना है तो O डैश साइन I1 माइनस R1, ठीक है ना, ये I1 है,
साइन I1 माइनस R1। और O डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर से चले गए ट्रायंगल, कौन सा, ON डैश O डैश में चले गए, तो cos R1 इक्वल्स टू B/H निकाल लिए, cos R1 इक्वल्स टू ON डैश बाय O डैश, ON डैश निकाल लिए, तो ON डैश निकालेंगे ON डैश बाय cos R1 और ON डैश का वैल्यू यहाँ लाके रख दिए, तो ये आपका हो गया लैटरल शिफ्ट, है ना। तो थोड़ा सा है क्या कि हम लोग दुर्गा पूजा में अभी थोड़ा इन्वॉल्व थे, आज 10वीं है, फिर भी मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन लगातार वीडियो आपका आता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। टॉपिक वाइज मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताता चला जाऊँगा, साथ साथ मैं बताता चला जाऊँगा। इससे पहले जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका भी न्यूमेरिकल्स मैं जल्द ही कुछ आपको बना करके दे रहा हूँ। लेकिन आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।